आज की हमारी कहानी एक ऐसे ऑर्फनेज बच्चे के ऊपर है जो कि आगे जाके एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेज बनने वाला है, जिसका नाम है असल में रे वाइट। रे वाइट ने असल में अपने मोम डैड को एक इंसिडेंट में खो दिया था बचपन के। और एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, उसे एक लिडिया नाम की एक आइस सेज से मुलाकात होती है। लिडिया रे की ऐसी हालत देखने के बाद उसे अपने आर्मी के मेडिकल केयर के पिलाती है, उसको रेस्ट दिलवाती है। और जब हमारा रे अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है, तब लिडिया उसे अपने एक शिष्य के रूप में चुनती है और रे को उसकी जगह पे एक आइस में सोर्सरर बनाना चाहती है। हमारे रे को ये भी याद आता है कि असल में हार्वर्ड नाम का एक बंदा हुआ करता था जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था और अपने आइस मैजिक का यूज करके दूसरों के अटैक को ब्लॉक करता था। और वैसे आइस मैजिक को यूज करना कोई मामूली बात होती नहीं है, क्योंकि आइस मैजिक को यूज करना इतना आसान नहीं है। वही एक दिन ऐसा भी आता है जब हार्वर्ड हमारी रे की आंखों के सामने मर रहा था, और जब रे उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन हार्वर्ड उसके सामने मर जाता है और लिली उस अटैक के बाद पैरालाइज हो जाती है। ऐसे सीन देखने के बाद हमारा जो रे होता है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता और एक ही बार में एक बड़ा एक्सप्लोजन पेलता है अपनी आइस पावर का। तभी कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे रे को एडमिशन मिल चुका होता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि पूरे किंगडम में सबसे बेस्ट होती है नोबल्स और सोर्सरर्स के डिसेंडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हालांकि हमारा रे थोड़ा अलग है, क्योंकि एक नॉर्मल डिसेंडेंट होने के बावजूद भी हमारे भाई को यहाँ पे एडमिशन मिल गया। अपना भाई मस्त सख्त होकर बिल्कुल जा रहा होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन तभी उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। लड़की तो बस लट्टू हो ही गई थी हमारे रे भाई पे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ 5 लोगों की एक टीम आती है, जिनमें से एल्बर्ट नाम का उनका जो लीडर होता है उसकी काफी ज्यादा जल्दी होती है रे से, क्योंकि हमारा रे एक नॉर्मल डिसेंडेंट है। ऐसा समझ सकते हो अमीरों के स्कूल में एक गरीब लड़का आ गया। वही अमीरों वाली हरकतें दिखाते हुए हमारा एल्बर्ट उस पर कुछ इल्जाम लगाता है, इवन इसमें हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अपना जो रे होता है वो काफी ज्यादा काम होता है, उसके हमले से बच जाता है और एल्बर्ट से काफी शांति से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एमिलिया रोज नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि एल्बर्ट को वहीं पे रोक देती है। अब ऑफ कोर्स एमिलिया कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो तो तुम्हें आजू बाजू के इन लफंडरों से भी पता चल ही गया होगा। एमिलिया असल में एक नोबल फैमिली से है, कह सकते हैं अंबानी की बेटी। और इसीलिए एमिलिया को वहाँ पे देख के हमारा जो एल्बर्ट होता है काफी डर जाता है। एमिलिया रे के पास जाती है, उससे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है तुम भी वही एग्जाम दे के आए हो जो कि हम दे के आए हैं, तो तुम भी यहाँ पे रहने के लायक हो। वही जो एल्बर्ट होता है वहां से निकल जाता है। तब दोनों दोनों एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं। वेल देखा जाए तो यहाँ पे अब सबसे ज्यादा अमीर लड़की और सबसे ज्यादा गरीब लड़का है एक तरह से। वही अभी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रीडी नाम की एक उनकी क्लास टीचर होती है, वो स्टूडेंट को मैजिक के बारे में बता रही होती है और ये भी बताती है कि असल में यहाँ पे कुछ 5 रैंक्स होती हैं, जिनके नाम है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी रैंक है जो कि बस सिर्फ कुछ साथ ही सॉर्सरर्स के पास है, ग्रैंड। तभी जो एल्बर्ट होता है उसके अंदर खुजली मस्ती आएंगे, वो कहता है मैम बाकी सब लोग ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल डिसेंट जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा स्कूल इतना ज्यादा जाना माने है। लेकिन तभी उसकी टीचर उसे चुप करा देती है और कहती है एक सोर्सरर की पहचान उसकी पावर से होती है, ना कि वो किसका डिसेंडेंट है इससे। तभी उनकी टीचर उन्हें ये बताने लगती है कि असल में तुम्हारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। एंड एग्जाम्पल के रूप में वो उन पावर को यूज करके एक आइस फॉर्म में एक फ्लावर बना के दिखाती है और बच्चों को कहते हैं कि अब तुम भी करके दिखाओ। एमिलिया इसे बहुत खूबसूरत से इससे करती है और एक अपना फ्लावर बना देती है, लेकिन जब रे इसे ट्राई करता है वो बस एक आइस क्यूब बनाता है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमारे भाई की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है एलिसा। इन दोनों की मुलाकात गलती से हो गई थी लाइब्रेरी में। एक ग्रेट सोर्सरर के फैन थे जिनका नाम था डॉक्टर एम्सवर्थ। डॉक्टर तो निकल गया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन जरूर शुरू कर दी उसने। दोनों के बीच डॉक्टर को लेके काफी ज्यादा बातें हुई। तभी रे ने उसकी हुडी के बारे में उससे पूछा। लीसा बताती है कि असल में वो अपने कानों को छुपाने के लिए इसे यूज करती है, क्योंकि वो एक हाफ एल्फ है। लेकिन हमारा रे लाइन मारता है और कहता है अरे मेरे को तुम्हारे ईयर्स काफी ज्यादा पसंद है। राजा जी। दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जैसे अपने भाई जाता है अपने रूम में, ईवी आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक बंदा उसका वहां पे इंतजार कर रहा था और कहता है मैं बाकी नोबल्स की तरह नहीं हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो कि नहीं, या फिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। एंड थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है और काफी ज्यादा स्ट्रेचिंग भी करते हैं लोग। अगले दिन रेबेका नाम की एक लड़की से हमारे भाई की मुलाकात होती है जो कि एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती है। उसके बाद अपने भाई निकल जाता है एबी गार्डनर नाम की एक लड़की से मिलने, लेकिन जब वो एबी से मिलने जा ही रहा होता है, बीच में रास्ते में एक लड़की उसे मिलती है जो कि उसे टकरा जाती है। एंड वहीं पे उनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है जहाँ पे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने पे उस लड़की का नाम क्लेयर स्कारलेट निकलता है। दोनों के बीच थोड़ी सी और बातें हो सकती थी, लेकिन उस लड़की को जाना होता है उस टाइम पे। और जब हमारा रे जो होता है वो एबी से मिलने निकल जाता है। एबी से मिलने के बाद हमारा भाई निकल जाता है अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए। इस क्लास में गलती से ही सही, लेकिन अपने भाई की जो एल्बर्ट के साथ एक फाइट फिक्स हो जाती है। दोनों के बीच में काफी अच्छी बैटल चल रही होती है, लेकिन अपना जो भाई होता है रे वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको शॉक कर देता है अपने एक बैलेंस थ्रस्ट को यूज करके। एंड उस बंदे की यानी एल्बर्ट की ऐसी की तैसी कर देता है और सबके सामने एल्बर्ट की इज्जत का खचड़ा कर देता है। अगले दिन जो रे होता है वो एक इन्वायरमेंटल रिसर्च क्लब को ज्वाइन करके जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसे काफी सारे उसे लौंडे दिखता है जो
जो कि बिल्कुल ही सनी पाजी ऐसे बिल्कुल बॉडी वाले हो रखे होते हैं। रे उससे ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं अपनी पहले बॉडी दिखाओ। रे कहता है अच्छा बेटे ऐसी बात। रे जैसे अपनी शर्ट उतारता है, उसकी बॉडी मसल लाइंस, उसकी कट सब आराम से दिख रहे होते हैं। इवन उसके पास एक हंटर कार्ड भी होता है, जो कि सबके पास नहीं होता। इस चीज को बेशक देखने के बाद वो लोग उस मान जाते हैं और रे को अपनी क्लब में ज्वाइन करा लेते हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब को ज्वाइन करने के बाद भी हमारा रे जो होता है वो रुकता नहीं है और गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है। वेल लकीली इसकी जो लीडर है वो असल में रेबेका ही है, जिसके हमारे भाई के साथ पहले से काफी जान पहचान है, तो काम बन जाएगा आसान से, ऐसा रे को लगता था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। रे उनसे पूछता भी है कि वो ज्वाइन करना चाहता है। रेबेका मान भी जाती है, लेकिन एक लड़की के अंदर चुल होती है। वो कहते हैं नहीं, हम इसे नहीं आने दे सकते, क्या पता इसके कुछ अलग ही मकसद हो, क्योंकि पूरे के पूरे क्लब में एक भी लड़का नहीं है और ये लड़का होगा और बाकी सारी लड़कियां ना 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 ऐसा नहीं होने देंगी। रेबेका भी अपने दोस्त का मन रखने के लिए कहते हैं चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसको एक चैलेंज दो, उसके बाद देखो उसका हार्ड वर्क। और हमें पता चलता है कि असल में हमारे भाई को चैलेंज के रूप में इस पूरी जमीन पे उगाने हैं फूली फूली, एंड ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमारे भाई को यहाँ की सारी घास हटानी होगी। लेकिन हमारा लौंडा रे भी कम है क्या, वो बिल्कुल काफी ज्यादा मेहनत करता रहता है और डे 1 के अंदर अंदर ही सारी की सारी घास हटा देता है। नहीं मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन छत पे ये घास कैसे उग रही है। डे सेकंड के दिन वो वहाँ पे बीज डालता है और डे थर्ड के दिन वो वहाँ पे ईंटों से बाउंड्री लाइन भी बनाता है। एंड लकीली उस दिन जो रेबेका होती है उसे देखने आती है कुछ स्नैक्स लेके। हमारी रेबेका जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, नहीं उसकी प्रोग्रेस देख के नहीं, बल्कि असल में उसकी मसल्स देख के। रेबेका रे को बोलती है कि क्या वो उसकी मसल्स को छू सकती है। लड़कियों से फ्लर्ट करने के मामले में हमारा रे कम थोड़ी है यार, वो तो दिखा देता है, फुल पोज वोज में दिखाता है भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि देखते देखते चौथे दिन के अंदर अंदर हमारे भाई ने पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया। भाई का भी 75 हार्ड चैलेंज पूरा हो जाता है। और फन फैक्ट वाली बात, हमारा भाई जो है इस चीज को डेडलाइन से पहले कर लेता है। फाइनली रे को भी एक परमानेंट सीट मिल जाती है गार्डनिंग क्लब में। वहीं जब रे जो होता है घर जा रहा होता है, उसे रास्ते में दिखती है क्लारिस, जो कि जमीन पे जाते हुए इंसेक्ट्स को देख रही होती है। तभी वहाँ पे रे आता है और कहता है हाँ भाई क्या कर रहा है यहाँ पे। क्लारिस वहाँ पे उसे आके देख के शॉक हो जाती है और कहती है असल में मेरे को इंसेक्ट पसंद है, मतलब हालांकि मानती हूँ मैं नोबल फैमिली से हूँ, लेकिन क्या करे पसंद है तो है। हमारा रे कम है क्या, वो भी सीधे कहता है मेरे को भी इंसेक्ट्स बहुत पसंद है यार। ये मतलब दुनिया में ऐसा क्या है जो रे को नहीं पसंद है। और ऑफ कोर्स इंसेक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बातें भी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी जो है वो हमें लोंडे को बुलाती है और उसे बताती है कि इसलिए स्कूल में एक स्पाई घूम रहा है, वो भी एक स्टूडेंट के भेस में। तो ऑफ कोर्स तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज लीक हो गई फिर तो काफी ज्यादा दिक्कत पड़ सकती है। तभी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रेडी होती है वो हमारे रे से पूछती है कि आखिर अब मेरे को बताओ कि आखिर लेवल्स कौन कौन से होते हैं 100 से। और हमारा जो रे होता है वो उसे ये तो बताता है कि आखिर कौन कौन से लेवल होते हैं, बल्कि उसमें भी टाइप्स बता देता है, बहुत सारे टाइप। और भाई की इतनी नॉलेज देखने के बाद पूरी की पूरी क्लास शॉक हो जाती है। वही तभी जो ग्रेडी होती है वो बोलती है वैसे भी प्रैक्टिकल्स का टाइम आने वाला है, तो तैयार हो जाओ बच्चों, अब वक्त है टीम बनाने का। हमें दिखा जाता है हमारा जो रे होता है वो ईवी के साथ बनाता है अपनी टीम, और साथ ही साथ एलिसा को से भी पूछता है। एलिसा भी उनकी टीम में आ जाती है। लेकिन सरप्राइजिंग वाली बात ये थी, एमिलिया भी जो होती है उनके पास आती है, उनसे पूछती है कि क्या वो उनकी टीम में आ सकती है। हमारा रे तो है प्ले बॉय, तो बोल देता है हाँ बिल्कुल। वहाँ दूसरी तरफ एल्बर्ट की जल रही है। तब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रेडी होती है वो बोलते हैं कि तुम्हें 24 घंटे सर्वाइव करने हैं जंगल में, वो भी बिना हेल्प हेल्प चिल्लाए हुए। फिर क्या होता था, हमारा टेस्ट जो होता है वो शुरू हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। सारी की सारी टीम्स फॉरेस्ट में आ चुकी होती है, एंड पे हमला भी होता है। लेकिन रे की टीम में जब भी हमला होता है तो रे जो होता है वो जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। रे ऐसे करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं, एंड ऐसे करके इन लोगों की काफी जिंदगी निकल जाती है, मतलब ये घंटे यार। तो अभी जैसे तैसे 24 घंटे खत्म होते हैं, एंड ये लोग जब बाहर जा ही रहे होते हैं, इन लोगों को मदद की चीख आती है, एंड ये लोग उस तरफ भागते हो जाते हैं। रे देखता है ये तो असल में और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट उसकी टीम है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर के द्वारा पिट रही है। रे ज्यादा कुछ नहीं, बस कूद जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ और सीधे एल्बर्टोर को बचाने निकल जाता है और अपनी टीम को कहता है कि पीछे रहना और इनकी मदद करो। रे की ऐसे मूव्स देखने के बाद एल्बर्ट की तो ऐसी की तैसी हो रही होती है। हमारा रे जाता है और सीधे उस मॉन्स्टर को मार देता है। वो एक शॉट काफी होता है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, एंड उस मॉन्स्टर को हराने के बाद रे की टीम एल्बर्ट की टीम को बाहर निकालती है उस चिपचिपे गम से। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है एक लाल हुडी वाला बंदा, जो कि उस मरे हुए जीव में जान डाल देता है, जो कि ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। और फिर होने क्या था, फिर से वही बैटल शुरू हो जाती है। हमारे भागते हुए जाता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो डॉच कर देता है। इस बार वो मोशो पूरा का पूरा उस अटैक को ब्लॉक करता है और इस बार बुरे पे हमला करता है, लेकिन वो सक्सेसफुली उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारा मनी मन रे जो होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर इतना ताकतवर जीव इस जंगल में आया कैसे, मतलब इतना खतरनाक मोशो तो होना ही नहीं चाहिए था इस फॉरेस्ट में। तभी रे जो होता है वो उस जगह से पीछे हटता है और उसकी जो टीम होती है वो लीड संभालती है।
एमिलिया अपनी मैजिक का यूज करने के बाद हमारे रे और उस मॉन्स्टर के बीच में एक दीवार बना देती है। ईवी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है अपनी स्ट्रेंथ की मदद से और उसे फेंक देता है, और हमारी जो एलिसा होती है वो उसमें अपनी विंड मैजिक का यूज करके उसे और तेज कर देती है। वो पत्थर बहुत ही तेज उस मॉन्स्टर को लगता है और इसी के साथ हमारा जो भाई होता है रे उसे खत्म कर देता है। इतने खतरनाक सिचुएशन को देखने के बाद हमारी जो एलिसा होती है काफी डर जाती है इस चीज को देखने के बाद, और ये लोग सीधे जैसे तैसे करके निकल जाते हैं इस फॉरेस्ट से बाहर। विनर टीम को अनाउंस किया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी रे की टीम ही होती है, जो कि काफी बड़े मार्जिन से जीती हुई होती है। लेकिन कोई भी बंदा या फिर युगल की कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं होता, क्योंकि इसको असल में रे ने जीता है। लेकिन ये रे को क्या है भाई, उसे तो इस चीज की आदत हो चुकी है। वही अगली फिल्म में दिखाया जाता है हमारे रे को, जो कि पहुंच जाता है अपने मास्टर से मिलने के लिए, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लिडिया एम्सवर्थ ही होती है, जिन्होंने अभी तक जो भी कुछ सीखा था वो सब कुछ हमारे रे को सिखाया है बचपन से ही। दोनों को दोनों थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं, और जो मेरी डॉक्टर होती है वो हमारे रे को बताती है कि वो फिर से किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है। रे को अपनी मास्टर की बात में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो उनसे और भी डिटेल में पूछता है, और काफी बातें करने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जो रे होता है वो अपनी मास्टर को लेकर निकल जाता है बाहर एक शहर में, जहाँ पे जो उसकी मास्टर होती है वो जानना चाहते हैं कि आखिर अब रे कैसा कर रहा है, मतलब उसकी नॉर्मल डे लाइफ कैसे चल रही है। रे अपनी मास्टर को बता रही है इसलिए उसने काफी सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, एंड वो उससे काफी ज्यादा खुश भी होती है। वो कहती है अपना भी ध्यान रखना और अपने केयर करने वालों का भी। वो रे को एक छोटी सी किताब देती है गिफ्ट के रूप में। अगले दिन की सुबह हमें दिखाया जाता है जब अपना भाई जा रहा होता है जॉगिंग करते हुए, उसे एलिसा मिलती है जो कि लाइब्रेरी जा रही होती है। और फिर क्या था, जहाँ पे लड़कियां वहाँ पे अपना भाई, वो भी एलिसा के साथ निकल जाता है लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पे एलिसा जो होती है वो उसी डॉक्टर की एक और किताब निकालती है और रे से उसके बारे में बात भी करती है। लेकिन हमारे रे को याद आता है कि असल में उसको भी एक डायरी मिली है, वो उसे पढ़ता भी है। लेकिन तभी हमें वहाँ पे क्लैरिस को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में ही होती है, और एलिसा और रे को साथ में देख के उन्हें ज्वाइन कर लेती है लाइब्रेरी में। ऑफ कोर्स क्लैरिस जो है वो हमारे रे के प्यार के चक्कर में ही आई है, लेकिन उसी बहाने उसकी एलिसा के साथ भी काफ़ी बातें होती हैं, दोनों निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। वही जब हमारे घर जाने ही वाला होता है तभी उसे रास्ते में दिखती है एमिलिया, जो कि हमारे रे को नोटिस करती है, उसके पास जाती है। एमिलिया उसे बताते है कि असल में वो यहाँ पे एक फैमिली मीटिंग के लिए आई है। थोड़ी सी बातों से पेट न भरने के बाद दोनों अकेले में जाते हैं, और हमारे रे बताता है कि असल में वो अभी क्लैरिस और एलिसा के साथ था। एमिलिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है अब हम डेट पे जाएंगे, और आखिर हमारे रे को और चाहिए क्या, वो सीधे सीधे हाँ कर देता है। नहीं मेरे फैमिली मीटिंग कहाँ गई। एमिलिया असल में उसे शॉपिंग के लिए लाई होती है, जहाँ पे वो काफी सारे कपड़ों को ट्राई करती है, लेकिन एक मकड़ी के कारण वो कुछ और दिखा देती है और उसके साथ मोए मोए हो जाता है। वही तभी सी शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे अपना जो भाई होता है वो स्कूल में अपनी टीचर से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी टीचर से बोल रही होती है कि मेरे को माफ करना, तुम्हें इतनी सारी गंदे गंदे कमेंट सुनने पड़ते हैं तुम्हें दूसरे लोगों से, लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी और तुम्हें जिस भी तरह हो सके उस तरह से सपोर्ट करूंगी। हमारे उसकी टीचर को बोलता है कि उसे घंटा फर्क पड़ता है दूसरों के कमेंट से, और इतना कहने के बाद वहां से चले जाता है और हमें दिखाया जाता है। लेकिन हमारे लौंडे को वही स्पाई वाली बात बार बार परेशान कर रही होती है। वहीं अगले दिन काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद ईवी आर्मस्ट्रांग हमारे भाई रे को क्लास के बाद प्रोटीन शेक के लिए बोलता है, लेकिन हमारा भाई उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है माफ करने, लेकिन मेरी रेबेका के साथ मीटिंग है। और अपने दोस्त को ऐसे प्यार से मना करने के बाद हमारा भाई निकल जाता है रेबेका की तरफ। रेबेका रे को चाय वाय पिलाती है और कहती है आओ मैं तुम्हें बताती हूँ फूलों के बारे में। रेबेका फूलों और पेड़ों के बारे में काफी चीजें बताती है हमारे रे को, लेकिन वो उसे ये भी बताते हैं कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है रे से बात करने में, क्योंकि वो किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पाती, काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है शायद। लेकिन हमारा जो रे है वो उससे काफी आसानी से बात कर पाती है, क्योंकि उसको उसकी बात में काफी इंटरेस्ट है। हमारे रे उसे कहता भी हाँ बिल्कुल मेरे को तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, और इस चीज को समझने में काफी ज्यादा मजा आता है। दोनों के बीच में काफी सारी निब्बा निबी वाली बातें होती है, और सीन शिफ्ट होता है हमारी स्वॉर्ड ट्रेनिंग वाली टाइम पे। हम लोग को दिखाया जाता है एमिलिया जो है वो असल में एक लड़की से लड़ रही है, मतलब कौन है पता नहीं, लेकिन काफी आसानी से हमारी जो एमिली है वो उसे हरा देती है। ऑफ कोर्स हाई फाई रहने वाली एक नोबल की बेटी क्या करे, अंबानी की जो बेटी है, मतलब और क्या करे, इतना पैसा फूका जो इस पे, तो और क्या ही एक्सपेक्ट करें हम। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां पे जो उनका टीचर होता है उस टाइम पे वो कहता है चलो ठीक है अब बेटा अब रे से लड़ो तुम। पहले तो वो जो इंस्ट्रक्टर था वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि भाई वो एक नोबल से भिड़ाने वाले एक नॉर्मल इंसान को, लेकिन तभी एमिलिया रे को बोलते हैं क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, और हमारा लोंडा बिल्कुल ही एक असली मर्द की तरह कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। रे युद्ध के मैदान में आता है, तलवार उठाता है और मैच शुरू होती है, जहाँ पे एमिलिया जो है वो अटैक करती है, लेकिन हमारा भाई उसे आसानी से ब्लॉक करता है। काफी देर तक यही चलता है, एमिलिया बस बार बार रश कर रही होती है और ऑफेंस पे होती है, लेकिन हमारा भाई जो होता है वो बस डिफेंस ही कर रहा होता है उस टाइम। तब जो हमारा लौंडा होता है वो इस चीज को नोटिस कर चुका होता है कि असल में हमारी एमिलिया काफी ज्यादा तेज है, उसकी स्पीड और यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। एमिलिया भी काफी ज्यादा तारीफ करती है हमारे रे की उसके स्वॉर्डमैनशिप के लेके। दोनों फिर से भिड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हमारे भाई को लड़ते टाइम कुछ याद आता है कि हार्वर्ड, यानी कि जिसे असल में अपने डैड जैसा मानता था, कि हमारा रे हार्वर्ड के साथ लड़ता था बीच जंगलों में, एंड तभी वो एक स्पेशल मूव यूज करने वाला होता है, एक ऐसा मूव जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, लेकिन तभी हमारा भाई अपनी तलवार को गिरा देता है ये सोच के कि ये अटैक हमारी एमिलिया को हर्ट करेगा। टीचर रिजल्ट बताता है और हमारा रे जीत जाता है, लेकिन जब हमारा रे एमिलिया के साथ हाथ मिलाने वाला होता है, एमिलिया उससे पूछते है कि आखिर उसने उस टाइम अटैक क्यों नहीं किया।
वहीं अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं साथ में बैठ के, लेकिन तभी रे उन्हें अपनी बचपन के बारे में बताता है कि आखिर कैसे वो 20 जंगलों के बीच में ट्रेनिंग करता था, जिसकी वजह से आज वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तभी वहां पे एल्बर्ट आ जाता है जो कि टेबल को पटकते हुए कहता है, रे वाइट, मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। अब जो एल्बर्ट के दोस्त होते हैं वो भी उसे कह रहे होते हैं, भाई तू दिमाग से सोच समझ के तो बोल रहा नहीं बात। लेकिन एल्बर्ट के अंदर भरा हुआ होता है गुस्सा, जेलसी, एंड इन दी एंड हमारे रे हाँ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे रे को, हमारे एल्बर्ट को, दोनों दोनों एंड इवन उनके दोस्त भी आए होते हैं एक जंगल जैसी जगह में जहाँ पे वो एक बैरियर से घिरे हुए होते हैं। बात ऐसी होती है कि इस बैरियर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, इवन साउंड हुई जो इसके अंदर है वो इसी के अंदर रहेगा जब तक ये बैरियर नहीं हटता। तभी हमारा रे उससे पूछता है कि आखिर रूल्स क्या है, लेकिन एल्बर्ट रे की तरफ एक तलवार फेंकता है और कहता है कोई रूल्स नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद बतख जैसी लड़कियां और सभी के सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या, सभी दर्शकों की ऐसी की तैसी होने लगती है। इससे पहले रे तलवार उठाता है, ड्यूल शुरू हो जाता है और एल्बर्ट उस पर हमला करता है। जैसे तैसे करके हमारा रे अपनी तलवार उठाता है, लेकिन एल्बर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और जलन होती है, वो सीधे उन्हीं के साथ अटैक करता है, लेकिन वो किसी काम के नहीं आते। एंड हमारा एल्बर्ट लेकिन रुकता नहीं है, बस हमला करते ही जाता है। मेरे को तो लगता है इसे एमिलिया से प्यार था, लेकिन असल में वो किसी और के साथ जाना चाहती है, इसलिए भाई के अंदर कीड़े काट रहे हैं एंड भाई हमारे रे को खत्म करना चाहता है ताकि एमिलिया उसकी हो जाए। लेकिन हमारा रे बिल्कुल भी ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं है, वो उसके फायर बॉल्स को ही काट देता है। इतना खतरनाक इंसान है हमारा रे। एल्बर्ट बस हमला कर ही रहा होता है अपनी फ्लेम की, क्योंकि सब पता है कि रे मैजिक का यूज नहीं कर सकता, वो उसमें काफी ज्यादा वीक है। लेकिन हमारा रे अपनी स्वॉर्डमैनशिप में काफी ज्यादा ताकतवर है, साथ ही साथ उसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी की वो सबको उसके हमलों को हरा देता है, मतलब उन्हें अटैक को नेग्लिजिबल बराबर बना देता है। लेकिन एल्बर्ट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और हमारे उससे कहता भी है कि हार मान जाओ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। लेकिन हमारा एल्बर्ट और हार नहीं मानता और दोबारा अटैक करता है, इस बार अपने फ्लेम ड्रैगन के साथ। एल्बर्ट को लगता है कि ये अलग काम कर जाएगा, लेकिन ये भी काम नहीं करता है और रे उसे भी काट देता है। एल्बर्ट जिसे पता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका सबसे बेस्ट अटैक भी किसी काम का नहीं रहा। रे समझ जाता है एल्बर्ट की शक्ल देख के कि वो जीत चुका है, हमें इस बैटल की हैप्पी एंडिंग मिल चुकी थी। लेकिन तभी रे के दोस्तों के ऊपर एक ग्रेविटी और आ जाता है जिसकी वजह से वो उठ बिल्कुल नहीं पा रहे थे। एंड रे को दिखती है एक लड़की या फिर एक लड़का, एक अनजान व्यक्ति जिसने असल में एक हुडी पहन रखी होती है रेड कलर की, जो इन सब चीजों के पीछे है। और वो इंसान अपना हुडी हटाता हुआ हमें दिखता है उसकी टीचर ग्रेडी, जो कि असल में सब कुछ जानती थी। ग्रेडी को वहां पे देख के रे सब समझ जाता है कि अभी तक जितने भी वहां पे हमले हुए थे वो सब इसी ने कराए थे। जैसे कि लास्ट टाइम भी एक हमला हुआ था, वो भी ऑफ कोर्स ग्रेडी ने ही कराया था बच्चों को फंसाने के लिए। रे ये सारी बातें ग्रेडी को बोलता है और ग्रेडी कहते हैं यार बिल्कुल सही समझे। वो टीचर कहती है लेकिन भले ही तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, क्योंकि इन दी एंड मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बिल्कुल मैजिक पे कंट्रोल नहीं है और तुम मेरे को इसलिए हरा भी नहीं पाओगे। इतना क्या कि वो बैटल को शुरू कर देती है और एक तगड़ा वाला अटैक करती है हमारे रे के ऊपर। हमारा लौंडा उसे सक्सेसफुली डॉज कर देता है हर बार जब भी उस पर अटैक करता है। रे उस ग्रीडी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये केचुए जैसी चीज उसके पास आ रही होती है। तभी ग्रीडी उसके दोस्तों पे हमला करने की कोशिश करती है और हमारे भाई समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब उसे उसके पूरे पोटेंशियल के साथ खेलना पड़ेगा इस बैटल को। और तभी हमारा रे जो होता है अपनी पावर का यूज करता है और अपने दोस्तों के लिए एक आइस की दीवार बना देता है। हमारा लौंडा अपनी पूरी शक्तियों का यूज करता है, उसके बाल भी एकदम नीले हो जाते हैं। ग्रीडी रे को देख के ऐसे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं नामुमकिन, आइस सॉर्सरर तो मर चुका था ना, मतलब हार चुका था आखिरी बैटल में, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे उसे बताता है कि असल में भले आइस सॉर्सरर हारा हो, लेकिन उन्होंने अपना टाइटल मेरे को पास ऑन कर दिया था। ग्रीडी के साथ टेक जाती है और कहती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और अपनी पूरी पाव के साथ हमला भी करती है। लेकिन रे के सामने वो किसी भी काम का नहीं होता और रे उसे काफी आसानी से हरा देता है। तभी ग्रीडी जो होती है अपनी एक और पावरफुल मैजिक का यूज करती है, एक पर्पल ड्रैगन सा, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं रहता। रे अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन सबको नेग्लिजिबल बना देता है। ग्रीडी को कुछ समझ नहीं आता है, वो सोचते हैं कि अब भाई कोई चारा नहीं, मारो या भागो, और इसलिए एक और बार हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं रहता। ग्रीडी वहां से भाग भाग के जा रही होती है, लेकिन हमारा रे उसे पकड़ लेता है अपनी स्वॉर्ड का यूज करके एंड फाइनली ग्रीडी उसके हाथ में आ जाती है। ग्रीडी कहती है कि प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी जो मेरे को पता है। वो कहती है उसके पास काफी कुछ नॉलेज है, लेकिन ऐसे करके असल में वो हमारे रे को धोखा देने की कोशिश कर रही होती है। मौका देखते ही ग्रीडी हमारे रे पे हमला कर देती है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता वो, और रे के अंदर थोड़ी सी जो इंसानियत थी वो भी मर जाती है और वो ग्रीडी को मारने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन जब ग्रीडी मरने वाली होती है, वो अपनी जेब से एक चीज निकालती है, उसे अपने दिमाग में ठोक देती है। इस चीज का दिमाग में जाने के बाद जो ग्रीडी होती है वो एक मॉन्स्टर बन जाती है। ग्रीडी के अंदर अब एक अनलिमिटेड जैसी पावर आ चुकी होती है, लेकिन इसी के साथ वहाँ का जो बैरियर होता है वो भी हट जाता है और लोगों के ऊपर से उस ग्रेविटी फोर्स का भी प्रभाव हट जाता है। एक जगह सब लोग आराम से हिल पा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो रे होता है वो लड़ रहा होता है उस मॉन्स्टर से। हमारी जो ग्रीडी होती है वो उस पर हमला करने की काफी बार कोशिश करती है, कई बार, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। ग्रीडी की फायर वाली पावर किसी काम की नहीं रहती, वो कितनी बार भी कोशिश करती है, लेकिन हमारा भाई काफी सारी स्वॉर्ड्स और बना देता है। इससे पहले ग्रीडी का अटैक खत्म हो, ग्रीडी काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है आखिर ये बंदा है क्या भाई, लेकिन ग्रीडी हार नहीं मानती और बार बार अटैक करती है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं रहता। तभी ग्रीडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो फालतू की बकवास पेलनी शुरू कर देती है। लेकिन हालांकि वो बकवास जो होती है वो बकवास ही होती है, किसी काम की नहीं होती है, तो तुम मत जानो। और तभी जो हमारी ग्रीडी होती है वो कहती है चलो ठीक है एक बार फिर
से वो ट्राई करेगी। वैसे हमें ग्रीडी से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ग्रीडी एक और बार कोशिश करती है, इस बार पूरी शक्ति के साथ, लेकिन किसी काम का नहीं रहता क्योंकि रे उन्हें भी फिर से बर्बाद कर देता है। ग्रीडी बोलते कि वो एक और बार फिर से ट्राई करेगी एंड करने के बाद भी फालतू में खामखा पिट जाती है रे से। वहीं दूसरी तरफ एमिलिया जो कि नोटिस कर रही होती है रे जो है धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है, वो मर रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ ये जो ग्रीडी है ये मारे जा रही है, अटैक करने पे लगी पड़ी है। रे भी धीरे धीरे फ्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि असल में उसका भी खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसकी पावर्स उसके टोटली कंट्रोल में नहीं है। और लास्ट बार कह के एक और बार ग्रीडी लास्ट हमला करती है, लेकिन ये एक सक्सेसफुल हमला होता है एंड हमारे रे की तलवार टूट जाती है। इसी के साथ रे समझ जाता है कि भैया अब तो दिक्कत हो रही है एंड इसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। तभी रे एक अपने सीक्रेट हमले का यूज करता है जिसके बारे में ग्रीडी को नहीं पता होता है एंड उसके बाद इन दी एंड ग्रीडी एक आइस क्यूब जैसी चीज में फंस जाती है। हालांकि एक आइस कोन लग रहा है जिसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं, मतलब कौन जाने कहाँ से आए फ्लावर्स, बट है तो है। लेकिन फाइनली हमारा जो रे होता है वो ग्रीडी को हरा देता है। रे काफी ज्यादा थक चुका होता है कि बस वो मरने को ही हो रहा होता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ रहा होता है, लेकिन इस बात से खुश होता है कि उसने अपने दोस्तों को बचा लिया। और फिर रे का कनेक्शन टूट जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे जो होता है वो उठता है हॉस्पिटल में, उसके बाजू में बैठी होती है लिविया, उसकी माँ से जो काफी ज्यादा खुश होती है उससे एंड ये इस चीज से भी काफी ज्यादा प्राउड करती है कि उसने अपने दोस्तों पे एक भी सिंगल क्रैश तक नहीं आने दी। अभी भी वहीं पे होती है, उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है। लेकिन एबी से ज्यादा खुश तो हमारी लिविया लगती है जो कि उसे अपने घर पे भी इनवाइट कर देती है। वो उसे कहते हैं जब फ्री हो तो मेरे घर आना। और वैसे देखा जाता है लिविया जो है उसकी मॉम जैसी है तो शायद खाना खिलाएगी। तभी जो एबी होती है वो कहती है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतना कहने के बाद वो वहां से कमरे से निकल जाती है। एबी के जाने के बाद हमारे रे के जितने भी दोस्त होते हैं सारे के सारे कमरे में आ जाते हैं। रे उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश होता है, उन्हें अपने बारे में बताता है और कहता है वो माफी चाहता है उसने उन सबको अपने बारे में नहीं बताया कि वो असल में कि वो वन ऑफ द ग्रेट 7 सोर्सरर्स में से एक है, आइस ब्लेड सोर्सर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हाल ही में जो एक वॉर हुई थी ग्रेट वॉर उसमें भी वो था, लेकिन अपने मैजिक पे कंट्रोल खोने के बाद वहां पे सब ब्लास्ट कर दिया। और लिविया को भी काफी ज्यादा टाइम लगा रिकवर होने में और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी मैजिक को यूज नहीं करता, उन्हें लॉक रखता है और किसी को इस चीज के बारे में बताता नहीं है। रेव ने ये भी बताया था कि असल में उसने पहले काफी सारे लोगों की मौतें कर रखी है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और कोई भी उस पर ट्रस्ट ना करे तो अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके जो दोस्त होता है वो कहते हैं उन्हें उस पर पूरा भरोसा है एंड वो उसके साथ ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आखिर रे कितना ज्यादा काइंड है और कैसा इंसान है। वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्ट हमारे रे से मिलने आता है। एल्बर्ट देखता है कि रे तो उठा हुआ है एंड उसका हेलो भी कहता है। रे उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पे क्यों आया है। एल्बर्ट जो कि रे से आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं कर पा रहा होता है, वो उससे माफी मांगता है और कहता है मैंने जो भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन रे उसे फालतू कुछ नहीं कहता और कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और ज्यादा फालतू का ज्ञान नहीं पेलते हुए वो कहता है हम लोग एक ही है तुम चिंता मत करो। और रे को ऐसे देख के इतना काम और काइंड इंसान को देख के हमारा एल्बर्ट बिल्कुल ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ इन लोगों की दुश्मनी यहीं पे खत्म होती है और ये दोनों दोस्त हो जाते हैं, मतलब उसकी राह पे निकल जाते हैं। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे रे की क्लास को उसके नई टीचर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि असल में रे की पुरानी कंपेनियन थी कैरल, जिसकी तुम हरकतें देख के बता सकते हो कि कैसी इंसान है, बेशक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर जैसी। रे को लग रहा था भाई अगर ये उसी क्लास टीचर रहने वाली है तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो गया और रे कैरल को एक टीचर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वही कैरल बताती है चैंपियनशिप आने वाली है बॉयज तैयार हो जाओ। वहीं क्लास के बाद हमारा रे जाता है एबी के पास, उसे बोलता है कि इसे हटाओ यहाँ से, कैरल को रिव्यू भेजा कर हमारी क्लास टीचर बनने के लिए। लेकिन एबी बताती है, तभी एबी कहती है कि यार अब हम और क्या ही कर सकते हैं क्योंकि यही एक इकलौती लड़की है जो मान रही है कि वो पढ़ा सकती है, ना और कोई हम पे है जो हम भेज सकते हैं सब्स्टिट्यूट की तरह। लेकिन जब इन दोनों की बात हो ही रही होती है तभी पीछे से कैरल आ जाती है जो कि रे के साथ हरकत करनी शुरू कर देती है और रे उससे बिल्कुल दूर भाग जाता है। आखिर एक टिकटॉकर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही अगले सीन हम लोगों को दिखाया जाता है हमारा रे होता है क्लैरिस के साथ। क्लैरिस वहाँ पे असल में एक तरह की एनालिसिस पे थी, वो मैचेस को देख रही थी एंड उनके बारे में लिख रही थी। रे भी उस टाइम वहीं पे होता है एंड वो लोग एक फाइट देखते हैं जहाँ पे हमारी एमिलिया एक अपोनेंट के साथ लड़ रही होती है, लेकिन वो उसको बस अब लगभग गिनती के 6-7 सेकंड में हरा देती है। एंड बेशक इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल्स को देखने के बाद सब लोग तो खुश होते हैं लेकिन एमिलिया नहीं। एमिलिया उस बंदे को हराने के बाद वहां से आराम से निकल जाती है, वो भी चुपचाप एक उदासी का चेहरा लेके। रे समझ जाता है कि यार इसके पास कोई टफ अपोनेंट नहीं है एंड ये लीव नहीं करना चाहती है, ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, लेकिन क्या करे स्कूल में और कोई है नहीं इसकी कंपेयर का। इसलिए हमारा जो रे होता है वो रेबेका के पास जाता है, उससे पूछता है हमारे एमिली के अपोनेंट्स के बारे में। रेबेका रे को अरियाना के बारे में बताती है और कहती है कि ये बचपन से दोस्त है, ये काफी पुराने दोस्त है, लेकिन अब इनकी जो दोस्ती है वो टूटने को हो रही है। वही अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा जो रे होता है वो देखने क्या होता है फिर से फाइनल मैच एमिलिया का, जहाँ पे वो इजीली उस बंदे को भी हरा देती है लास्ट अपोनेंट को एंड बढ़ जाती है अपने कंपटीशन के लिए। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी एमिलिया को कुछ भी फील नहीं होता है। वही दूसरी तरफ हमारा रे रिडिया की उस बुक को निकालता है जिसमें उसकी ट्रेनिंग है, वो उस ट्रेनिंग रूटीन को देना चाहता है एमिलिया को ताकि वो उसके न होते हुए भी ट्रेनिंग कर पाए। वहीं जब शाम को एमिलिया उसे मिलती है वो उससे आके सीधे सीधे पूछता है कि क्या वो खुश है, अभी तक उसने इतनी सारी मैच लड़ चुकी है लेकिन क्या वो अभी तक सेटिस्फाइड हुई है। एमिलिया रे को कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी एरियाना जो है वो उसे हरा के जीत जाएगी, जैसे पिछले कई बार उसने उसे हरा रखा है, जो कि उनकी दोस्ती को भी तोड़ता है।
तब जो रे होता है वो एमिलिया को कहता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारा मास्टर बनता हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी तो लगभग 1 महीना है कंपटीशन के लिए, तो तब तक मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा। हमारी एमिलिया मान जाती है इस बात के लिए। वही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेरी एमिलिया जो होती है वो रे से मिलने जा रही होती है, तभी रे ऊपर से कूदते हुए आता है और कहता है आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हारी सारी की सारी बातें सुनोगी, तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी, भले तुम चाहो या ना चाहो। पहले तो हमारी एमिलिया सोच रही होती है कि भाई क्या ये सच है करना या नहीं करूँगी नहीं, ये सोच रही होती है, लेकिन बाद में वो मानी जाती है और हमारे उसे कहता है चलो ठीक है आप 20 किलोमीटर की दौड़ लगाना शुरू कर दो पूरे स्कूल के चारों तरफ। लेकिन हमारी एमिलिया जो होती है कहती है क्या उसने तो ऐसा कभी नहीं किया पहले, और ये उसके लिए नामुमकिन है क्योंकि हमारे रे ने मैजिक पावर का बिना यूज करे हुए कहा है यानी कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। लेकिन अब क्या करे, रे ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। एमिलिया जैसे तैसे करके 20 किलोमीटर की दौड़ लगाती है और बिल्कुल हाफ रही होती है, इवन रोने को हो रही होती है कि भैया प्लीज छोड़ दो। रे कहता है ऐसा थोड़ी चलेगा, आज तो सिर्फ पहला दिन था इसलिए थोड़ा कम कम ट्रेनिंग थी, लेकिन कल से और भी तगड़ी होगी। वही हमें कल का सीन दिखाया था जहाँ पे एमिलिया 1 हैंड पुशअप मार रही होती है, वो भी वेट के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलअप से मार रही होती है, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है बल्कि एक रोलर जैसी चीज को ऊपर ले जाना माउंटेन के। और इन दी एंड हो जाए हमारी जो एमिलिया होती है कुछ ज्यादा ही थक चुकी होती है, शरीर का एक एक अंग उसका जवाब दे चुका होता है, लेकिन उसके दोस्त काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन रे फुल मास्टर फॉर्म में होता है और सीधे उसकी खिड़की के बाहर सुबह सुबह बजाने लगता है बर्तन। वही दूसरी तरफ रेबेका और रेबेका की दोस्त बाहर होती है जहाँ पे उसकी दोस्त चिल्ला रही होती है अबे क्या कर रहा है, और ऐसे काफी ज्यादा परेशान होती है, कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो गर्ल्स की जगह पे। हमारे उससे माफी मांगते हो, कहते हैं ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन क्या करे ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है इसलिए करना तो पड़ेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी एमिलिया जो कि रे से बचते हुए भाग रही होती है, तभी एमिलिया को ढूंढते ढूंढते वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे उसे क्लैरिस और एलिसा मिलती है। वो उनसे एमिलिया के बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है उन्हें नहीं पता, और तब ना चाहते हुए भी हमारे भाई को अपनी स्पेशल पावर का यूज करना पड़ता है, समथिंग लाइक अल्ट्रासाउंड और समथिंग। और उसके बाद फाइनली हमारा रे जो होता है उसे ढूंढ लेता है। एमिलिया जो भी रे से बचते हुए भाग रही होती है, छुपी हुई होती है कहीं पे, वहाँ पे उसे हमारा रे रंगे हाथों पकड़ लेता है। रे एमिलिया को ले जाता है और कहता है चलो भाई ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और उसको रगड़ते हुए ले जाता है। वहीं अगले सीन में हमारा रे अपने इन्वायरमेंट क्लब के लीडर के पास जाता है, उसे कहता है कि उसे वो बफ गाइस चाहिए ताकि वो एमिलिया को सपोर्ट कर सके। और बेशक सारे के सारे बफ गाइस जो होते हैं वो तैयार होते हैं इस चीज के लिए, और उनके लीडर से एक लड़कियों की ड्रेस भी मांगता है जो कि उसे मिल जाती है। वहीं अगले दिन हमारा जो रे होता है वो लड़कियों के कपड़े पहन के निकल जाता है अपने डोम से बाहर। वो इधर से उधर घूम रहा होता है, एमिलिया को भी देखता है ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। सच्ची बताऊं तो इस पे तो किसी को भी प्यार आ जाए। अपना भाई एक कार्टून के डब्बे में से जा रहा होता है और उसे तभी एक लड़की मिलती है जो कि खो चुकी होती है, लेकिन वो असल में एरियाना की छोटी बहन होती है। लेकिन हमारा भाई इतना ज्यादा काइंडफुल है कि भाई वो उस लड़की की मदद करता है, उसको उसकी बड़ी बहन के पास छोड़ने जाता है। रे उस लड़की की मदद करना शुरू करता है, वो लड़की भी रोना बंद कर देती है। वही आजू बाजू में जितनी भी लड़कियां थी लड़के थे सब लोग काफी ज्यादा सारे के सारे लड़का लड़की सब लोग शौक होते हैं रे को ऐसे फॉर्म में देखते लड़की के, कहने का मतलब ब्यूटी को देख के भाई, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये रे है। वो इन दी एंड उस छोटी लड़की को उसकी बड़ी बहन मिल जाती है जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि एरियाना होती है। एरियाना जो होती है उस लड़की यानी हमारे रे को अपने पास बुलाती है और चाय भी पिलाती है। वो रे को उसकी बहन को ढूंढने के लिए शुक्रिया अदा करती है, हालांकि उसे ढूंढ भी नहीं रही थी, और इवन अपनी बहन को फिर से वहीं अकेला छोड़ देती है ताकि वो दोबारा घूम जाए। मतलब ऑफ कोर्स आप थोड़ी सी केयर करो लड़की की। वही रे और एरियाना के बीच में थोड़ी सी बात होती है जहाँ पे एरियाना उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ की तो लगती कहाँ की हो तुम। रे उसे बताता कि असल में एनएलएड एकेडमी से है। वो लड़की काफी ज्यादा शौक होती है, लेकिन जब हमारे भाई को लगता है कि असल में ये सब जानती है उसके बारे में, तो अपनी रियल वॉइस से बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके बारे में जानती है और ये पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अपनी रियल वॉइस में बोलता है। और एरियाना बिल्कुल शौक हो जाती है, जैसे उसकी आंखें ही बाहर आने को होती है। तभी हमारी एरियाना को हमारा भाई यानी रे बताता है अपना रियल नेम रे वाइट, एंड हमारी एरियाना कहती है हाँ वो उसके बारे में जानती है क्योंकि काफी सारे चर्चे हुए हैं हमारे रे के बारे में। उसको ये भी बोलते हैं कि उसने उसके बैटल स्किल्स के बारे में भी काफी ज्यादा सुना है, लेकिन सबसे ज्यादा शौक तो इस बारे में कि असल में वो बिल्कुल परफेक्ट दिखता है एक लड़की की फॉर्म में। वही मैं सच से बताऊं तो मेरे को ये राज्य ऑफ शील्ड और में जो लड़की थी ना उसके ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं नाम भूल जाए। वहीं तभी जो हमारी एरियाना होती है वो हमारे भाई को एक बैटल के लिए इन्वाइट करती है और हमारा भाई डुएल को एक्सेप्ट भी करता है। दोनों दोनों अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और हमारा जो भाई होता है वो अपनी लड़की वाली वॉइस को ज्यादा चुनना प्रेफर करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा काम आ जाती है। तभी बैटल शुरू होती है और अरियाना जो होती है पहला हमला करती है क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट होता है और रे भी उसे जल्दी से जल्दी डॉज नहीं कर पाता। जैसे वो दोबारा अटैक करता है इन दोनों की बस तलवारें भिड़ी ही जा रही होती है बार बार, लेकिन तभी हमारी अरियाना एक काउंटर अटैक सा करती है, लेकिन साथ में मैजिक भी। हमारा भाई पूरे के पूरे अटैक को डिफेंड कर लेता है लेकिन अपनी आधी स्वॉर्ड को खो देता है, एंड जिसकी वजह से हमारी अरियाना डुएल को जीत जाती है। लेकिन तभी उसकी जो छोटी बहन होती है उसको एक कोई स्ट्रेंजर ले जा रहा होता है, मतलब बच्चे उठा ले जाते हैं अभी लोग, एंड कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन एरियाना को तो हमारे रे की पड़ी होती है, वो उससे पूछते कि क्या वो कंपटीशन में आ रहा है। रे कहता है वो तो कंपटीशन में नहीं है लेकिन उसकी कोई खास दोस्त आने वाली है जिसे एरियाना काफी अच्छी तरह से जानती भी है। एरियाना काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, तभी वो उसे बताता है जिसमें वो एमिलिया है जिसे वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी दे रहा है। एरियाना इस चीज को काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है इस बार वो जीत जाएगी, और हमारे उसे बताता है कि असल में इस बार वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है और काफी ज्यादा पहले से ताकतवर भी हो चुकी है। रे एरियाना को कहता है थोड़ा ध्यान देना इस बार क्योंकि इस बार एमिलिया ही जीतेगी। एमिलिया एक छोटी सी स्माइल देती है और कहती है बिल्कुल मैं उसके लिए इंतजार करूंगी।
शाम हो चुकी होती है और हमारा भाई एमिलिया को देखने जा रहा होता है। तभी उसे देखने के लिए मिलता है कि बीच रास्ते में एक लड़की भागते हुए आ रही होती है, व्हाइट हेयर वाली, जो असल में और कोई नहीं बल्कि रेबेका की छोटी बहन है। वो लड़की बस गिर ही गई थी, लेकिन हमारा भाई उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है और जाने मन। तभी हमारी जो व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वो उसे ये भी बताती है कि असल में वो यहाँ पे स्कूल में आने वाली होती है, मतलब कि वो यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रही होती है, लेकिन वो यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहती है। और हमारे रे का ऐसा रिस्पॉन्स देखने के बाद अब वो यहाँ पे जरूर आएगी, और इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी अगली सीन में हमारा भाई जाता है एमिलिया के पास और उसे ऊपर से बोलता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग देख के काफी ज्यादा खुश हूँ एंड तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन कोई भी लड़की हमारे रे को पहचान नहीं पा रही होती है। और तब उन्हें रे बताता है कि असल में वो रे है और वो यहाँ पे एक मिशन पे है, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। और जितनी भी लड़कियां होती सारी की सारी शौक हो जाती है। वहीं अगले दिन हमारा रे ले जाता है उन लोगों को लिडिया से मिलाने के लिए, जहाँ पे सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन हमारे एलिसा जो होती है वो काफी ज्यादा बिग फैन होती है लिडिया की, और इस बात को उनके सामने बोलती भी है। उन लोगों से बात करने के बाद हमारी जो लीडिया होती है वो हमारे एमएलए को ले जाते हैं एक सेपरेट कमरे में, और एमएलए को बताते हैं कि असल में रे उसे बार बार हर बार चिट्ठी भेजता रहता था हमारे एमएलए की प्रोग्रेस के बारे में। एंड लीडिया को भी लगता है कि अब वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार है कंपटीशन में जीतने के लिए। वहीं से शिफ्ट हो हम लोग को दिखाया जाता है हमारे रे को, जो कि एमएलए के साथ जंगल में होता है, और उसे कहता है एमएलए आज मैं तुम्हारा खुद एक टेस्ट लेने वाला हूँ और तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। अगले दिन कॉम्पिटिशन का दिन आ चुका होता है और हर जगह से अपनी अपनी अकेडमी के लोग आए होते हैं। हर एक अकेडमी ने पार्टिसिपेट किया होता है और ऑडियंस भी भरी होती है खचाखच। हमें दिखाया जाता है हमारी एमिलिया को जो कि फुल ड्रेस में होती है, लेकिन जब वो लॉबी से आ रही होती है तभी उसे बीच में अरियाना भी मिलती है, जिनके बीच में बात थोड़ी और बिगड़ जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है एक बंदर सी शक्ल का लड़का जिसकी अब फाइट होने वाली है हमारे एमिलिया के साथ। अपनी शक्ल से बड़ी तलवार लेके वो आ चुका होता है एमिलिया से लड़ने के लिए, और एमिलिया पे पहला हमला भी मारता है, लेकिन एमिलिया उससे काफी आसानी से बच जाती है। और उस बंदे के अटैक से बचने के बाद वो अपनी फायर पावर का यूज करके जमीन में कुछ लैंड माइन्स भी बिछा लेती है, जिससे जैसे वो बंदा दोबारा अटैक करता है वो बंदे के ऊपर वो फट जाते हैं एंड उसका फ्लावर फट जाता है, और उस फ्लावर के हटने की वजह से हमारी जो एमिलिया होते है वो जीत जाती है। वही मैच के खत्म होने के बाद हमारा जो रे होता है वो वहां से चले जाता है। रे तभी जाता है एल्बर्ट के पास, जो कि सोच रहा होता है उस टाइम पे कि आखिर वो कैसे इस बैटल को जीत सकता है। एल्बर्ट अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, और जैसे ही वहां पे हमारा रे आता है, रे एल्बर्ट को काफी ज्यादा भरोसा दिलाता है कि वही जीतेगा एंड काफी ज्यादा मोटिवेट भी करता है, और रे एल्बर्ट को ना हार मानने का मोटिवेशन भी देता है। एल्बर्ट काफी ज्यादा खुश होता है और मोटिवेट हो जाता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत ऐसी होती है कि उसकी बैटल होती है हरियाणा के साथ एंड उसे पता होता है कि अब तो वो हारेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और हमला करता है। दोनों के दोनों काफी फुल फॉर्म में खेल रहे होते हैं। इवन हमारा जो भाई होता है एल्बर्ट, वो हरियाणा की स्पीड के साथ थोड़ा अच्छा कीप अप भी कर पा रहा होता है, लेकिन हमारी हरियाणा जो है अपने मैजिक का यूज करती है और एल्बर्ट को जमीन पे गिरा देती है। एल्बर्ट इस टाइम पे हार मान जाता है, लेकिन उसकी और एक नई दोस्ती के कारण एल्बर्ट हार नहीं मानता है और दोबारा अपनी तलवार को लेके खड़ा हो जाता है, और एक बार फिर से हरियाणा पे हमला करने की कोशिश करता है, वो भी एक शिफ्ट अटैक के साथ। अटैक सक्सेसफुल रहता है और हमारी हरियाणा के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। तभी एल्बर्ट फिर से हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार को हरियाणा पकड़ लेती है और तोड़ देती है बीच से, और एल्बर्ट को एक मुक्का मार के गेम को वहीं पे खत्म कर देती है। इन दी एंड हरियाणा जीत जाती है। मैच के बाद हमारा जो रे होता है वो एबी से मिलने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि इन्वायरमेंट क्लब का जो लीडर है वो उसे फॉलो कर रहा है। एबी के पास पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि असल में कार्ला जो है वो एक स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंट की तरह काम करती है, और जो इन्वायरमेंटल रिसर्च ग्रुप का जो लीडर था लेक्स, वो असल में कार्ला का छोटा भाई है, और यहाँ पे असल में स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए है। और एबी देखो ये भी बताती है कि असल में ये लोग हेल फैमिली से है और उनके लैंड से रिलेटेड काम करते हैं। अभी ये भी बताती है कि असल में यहाँ पे एक खतरनाक तरह का ग्रुप भी है, या फिर यूं कहें कि कुछ खतरनाक लोग जो कि असल में बड़ी बड़ी नोबल फैमिलीज की बेटियों को किडनैप या यूं कहें कि मारना चाहते हैं, और यही कुछ कारण भी है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे हैं। तभी हम लोग को अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो रेबेका होती है वो अपना मैच जीत चुकी होती है और वो फाइनल्स में खेलेगी। वही हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जिसका नाम होता है लुका। वैसे तो ये बंदा असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक ही झटके में अपने अपोनेंट को हरा देता है लाइक अ फ्लैश, और इस रफ्तार को देख के तो ऑरेंज भी पागल होती है। और जब क्लैरिस और एलिसी आती है हमारे रे के पास और उसे बताती है कि असल में एमिलिया अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है और वो किसी से बात भी नहीं कर रही है। एमिलिया की बीमारी एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरियाना को, जो कि असल में बहुत तगड़ी ट्रेनिंग कर रही होती है। घूसे मार मार के उस पंचिंग बैग को ही फाड़ देती है। लग रहा है एमिलिया को भी ऐसी फाड़ना चाहती है। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई मैटर को अपने हाथ में ले लेता है और एमिलिया को उसके दिल के दरवाजे के लिए खोलने के लिए बोलता है। नोटी हो रहा। कहने का मतलब उसकी दिल की बातें। काफी लंबी स्पीच देने के बाद हमारी एमिलिया उसे अंदर आने देती है। हमारे एमिलिया से पूछता है हाँ भाई अब बताओ क्या हुआ, और हमारी एमिलिया बताती है उसे, और एमिलिया रे को बताती है कि असल में उसे डर लग रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस वो हार गई तो उसके दोस्त, उसके सभी जितने भी उसके लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाएगी, और इसीलिए वो काफी डर रही है। तभी रात का रूम में बन के हमारा जो रे होता है वो एमिलिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना सिमरन, तुम चिंता क्यों ले रही हो। क्या मतलब ऐसा नहीं, लेकिन हमारा भाई सच में अमेलिया को यही बोलता है कि ह्यूमंस के पास तो निराश होने के लिए काफी चीजें हैं, लेकिन खुश भी तो होया करो यार, तुम अपनी खुशी खुद बना सकती हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सब तो है। लेकिन तभी हमारी जो अमेलिया होती है वो पिघल जाती है और बहुत ज्यादा फूट फूट के रोती है हमारे रे के बाजू में। इवन उसे रे से प्यार ना हो जाए इसलिए वो थोड़ा सो जाती है, हालांकि वो ब्लश मार रही होती है, बड़ी नॉटी हो रही है।
वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे रे को, जो कि याद कर रहा होता है उसी दिन को जब उसने एमिलिया का फाइनल टेस्ट लिया था, जहाँ पे उसने बोला था कि चलो मेरे इस फ्लावर को हटाओ मेरे यहाँ से चेस्ट से। और उस दिन एमिलिया ने एक स्पेशल पावर दिखाई थी अपनी बटरफ्लाई का यूज करके। रे पता नहीं बटरफ्लाई कहाँ से आए, लेकिन उस बटरफ्लाई की मदद से उसने हमारे भाई का मुंह जला दिया। फ्लावर भाई फ्लावर। बाकी अपने भाई भी कम थोड़ी है, प्ले वो है भाई पूरा। और पूरी रात भर एमिलिया के साथ रहा और उसे मोटिवेट करते रहा। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे हमारे एमिलिया और अरियाना का मैच होने वाला होता है। सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, खासकर हम लोग। तभी जो एलिसा होती है वो मेरे से पूछती है कि क्या एमिलिया ठीक है अब, मुझे जो डर है कि वो रात में सोई होगी कि नहीं। हमारे कहता है क्यों नहीं सोई, पूरी सोई है, रात भर मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए। अब ईवी का भी हमारे जैसे दिमाग होता है, वो कहता है भाई क्या क्या बातें कर रहा है भाई। ये कहता है वैसा कुछ नहीं है, और एलिसा कहती है कि भाई ते तो पता नहीं क्या ही होगा, बड़ा ही हरामी लौंडा है, क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया था क्लैरिस को, जो कि भागते हुए आ रही होती है एमिलिया का मैच देखने के लिए, लेकिन हमारे क्लैरिस का असल में कोई पीछा कर रहा होता है। और जो एक आंख वाला जो प्राणी होता है वो धरती पे गिर जाता है। मुझे तो बैंगनिंग का एलियन लग रहा है ये। और चेंजिंग रूम में हमें दिखाया था एमिलिया और रे को, जहाँ पे हमारी एमिलिया बड़ी नोटी हो रही होती है और कहते हैं कि उसे एक हक चाहिए। हैं? नोटी हो रहा। और उम्मीद करते हैं इस हग लेने के बाद वो मैच में हग नहीं देगी। वहीं से शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है लक्स को, जो कि कमेंट्री वाली आंटी के पास जाता है और कहता है मुझे एक सूचना पहुंचानी है। और वो हमारे रे को एक मैसेज दिलवाता है कि असल में जो क्लैरिस है वो गायब हो चुकी है। सिर्फ क्लैरिस नहीं बल्कि कुछ और बच्चे भी गायब हुए हैं। और इसलिए हमारा जो रे होता है वो निकल जाता है अपने स्पाई के मिशन पे। उसका मिशन होता है कि जाना है वो क्लैरिस को ढूंढना है। वहीं दूसरी तरफ जो कार्ला होती है वो भी आ जाती है कमेंट्री वाली जगह पे, कहते हैं अरे मैं भी करती हूँ ना। वहीं दूसरी तरफ मैच शुरू होने वाली होती है हमारी एमिलिया और अरियाना के बीच में। तभी दोनों के बीच की बैटल शुरू हो जाती है, और हमारी जो अरियाना है वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को आसमान में रख के एक इलेक्ट्रिक थंडर ऐसी चीज बनाती है, और उसके बाद सीधे एक स्ट्राइक करती है। अपने स्वॉर्ड को एकदम लट्टू बना के हमारी एमिलिया की तरफ फेंकती है और फिर एक पंच मारती है। वेल मौसम काफी बढ़िया हो रहा होता है और बिल्कुल ही चहल पहल हो रही होती है। अरियाना फुल मूड में होती है और बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी एमिलिया, जो कि अपनी सीक्रेट पावर को अनलॉक करती है, और उस पिंक पाउडर से हमारी बाहर निकलती है अरियाना, जो कि कहती है भैया अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो रे होता है वो नीचे अंडरग्राउंड में जाता है, उसे क्लैरिस मिल जाती है। उसे क्लैरिस के साथ बाकी काफी सारे बच्चे भी देखने को वहाँ पे मिलते हैं। तब जो क्लैरिस की नींद होती है वो खुल जाती है, वो कहती है अबे मैं कहाँ हूँ। क्लैरिस को सिर्फ हमारा रे नहीं बल्कि एक बैरियर भी दिखता है जो उन लोगों के ऊपर होता है। तभी यहाँ पे वो ग्रिम क्रीपर्स आ जाते हैं जिन्होंने इन बच्चों को पकड़ा हुआ होता है। हमारे इस लड़की को कहता है भैया अब तू चुप हो जाओ, मेरे को इन लोगों से लड़ने दे। हमारे क्लैरिस को अपनी गोदी में या फिर कहीं के अपने कंधे पे उठा लेता है। क्लैरिस को उठा के वो सीधे वहां से भागना शुरू कर देता है और सारे ग्रिम क्रीपर्स का अपनी तरफ ध्यान ले लेता है। तभी हमारे अपनी कुछ 4 स्वॉर्ड्स को बनाता है एंड उसके बाद ग्रिम क्रीपर्स से लड़ता है। लेकिन ये जो नालायक लड़की है ये पीछे से काफी ज्यादा चिल्लाई जा रही होती है। रे इवन क्लैरिस को कहता है भैया चुप हो जा भाई, तेरी जीभ खट जाएगी। लेकिन ये नालायक बस चिल्लाई जा रही होती है। तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और रे अपनी एक स्पेशल स्पेल का यूज करता है, और स्पेल की वजह से वहाँ पे जितनी भी लाइट थी वो वापस आ जाती है एंड वो जो बैरियर था वो भी टूट जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस मैजिक का असर इवन बाहर भी होता है, जिसमें से असल में अरियाना का एक मैजिक होता है वो टूट जाता है। अरियाना बिल्कुल नीचे गिर जाती है। इवन कमेंट्री वाली भी कहते हैं भाई ये क्या हो गया, एक मिनट के लिए। क्लैरा बोलती है असल में रे का मैजिक है ये। तभी हमें बैक टू सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो रे होता है वो लड़ रहा होता है उन लोगों से। हमारे पूरी की पूरी जगह को आइस में बदल देता है और उन लोगों को वापस वहीं पे जमा देता है। तभी वहाँ पे लक्स आ जाता है जो कि कहता है अब से मैं ये संभाल लूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। रे क्लैरिस को लेकर वहां से निकल जाता है बैटल को देखने के लिए। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन लड़की इतनी ज्यादा चिल्ला रही होती है कि भैया हमारे रे को से चौथी बार बोलना पड़ रहा होता है चुप होने के लिए। वही हमें दिखाया जाता है कि अब जो हमारी अरियाना है वो फुल फॉर्म में आ चुकी है। कमेंट्री वाली भी बड़ी चौड़ में होते हुए बोलती है अब होगा फाइनल। अरियाना अपना सुप्रीम अटैक यूज करने वाली होती है, इवन हमारे जो एमिलिया होते हैं वो भी। हालांकि इस बार जो अरियाना है वो अपना फुल सुप्रीम अटैक यूज करेगी, जिसमें उसमें पूरी की पूरी ठंडर ठंडर हो चुकी है। इससे वो बिजली वाला गाना याद आ गया। अब भाई अरियाना को देख के हमारे जो एमिलिया होते हैं वो भी कहते हैं चलो ठीक है फिर, और वो भी अपने फुल फॉर्म का यूज करती है। तभी जो हमारी अरियाना होती है वो हमला करना शुरू कर देती है हमारी एमिलिया पे, लेकिन भगवान की कृपा से वो एक एक्सप्लोजन करके वहां से बच जाती है और अपने को डिफेंड कर लेती है। लेकिन इतना काफी नहीं था अरियाना को रोकने के लिए, एंड इस बार अरियाना फिर से अटैक करती है और एक पंच देने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है हमारी अमिलिया के चेहरे पे। अमिलिया फिर से एक्सप्लोजन का यूज करती है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, और अमिलिया फ्लैश की स्पीड का यूज करते हुए सीधे आती है और फिर से एक चमेट मारती है। और इस बार जो अमिलिया होते है कुछ ज्यादा ही ऊपर से आके नीचे गिरती है। अमिलिया सोच रही होती है कि भैया अब तो गिव अप कर देती हूँ, अभी काफी पड़ चुकी हूँ, लग रहा 2-3-4 हड्डियां भी टूट गई होंगी। वो गिव अप करने का सोचती है, लेकिन तभी उसे अपने फ्रेंड्स के बारे में याद आने लगता है। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी वहां पे रे की आवाज आती है और वो कहता है अबे उठ जा भाई, अभी सोने का वक्त नहीं है, उठो और जाओ उसे मारो, गिव अप मत करो। अमिलिया के क्रश ने आकर उसे बोला तो आखिर वो कैसे पीछे हट जाएगी। वो अपने फुल फॉर्म में आ जाती है सुप्रीम अटैक के साथ। वही पिंक पिंक वाला ऑरा उसके पास आ जाता है। अमिलिया थोड़ी डराने की कोशिश करती है, लेकिन हालांकि इससे कोई डरेगा नहीं। हमें पता जाता है कि असल में अमिलिया के पास जो ये ऑरा है ये असल में एक तरह की शील है, और उस पर कोई भी हमला करे वो किसी काम का नहीं है। क्लैरिस और इवन रे भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। अमिलिया अरियाना को कहती है गिव अप कर दो, अब तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारा हर एक अटैक किसी काम का नहीं रहने वाला मेरे सामने। लेकिन अरियाना आसानी से हार नहीं मानती और 2-3 अटैक तो पेलने की कोशिश जरूर करती है, हालांकि वो लगता नहीं, वो बात अलग है। वही कैरल जो होती है वो अपना ज्ञान पेलना अलग से शुरू कर देती है और कहती है असल में बटरफ्लाई इफेक्ट है, इस तरह का मैजिक कोई भी आम बंदा यूज नहीं कर सकता है।
कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ही रेयर है, बस कुछ ही लोग कर पाते हैं, फिर कुछ भी नहीं कर पाते। कैरल अपना ज्ञान अलग से पेल रही होती है और हमें दिखाया जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अरियाना जो है वो काफ़ी सारे अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार हो रही है। तभी जो एमिलिया होती है वो अपनी एक बटरफ्लाई को अरियाना की तरफ भेजती है और फट जाती है उसके मुंह के सामने। अरियाना की हालत खराब हो जाती है। इवन उसके जो डैड और उसकी बहन होती है वो कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है। वहीं क्लैरिस जो होती है वो एमिलिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है। तभी हमारी पनौती हो जाती है शुरू। एमिलिया के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और हमारी वहीं पे कारल जो होती है वो कहती है कि असल में कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर लिया इसने और कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर ली, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये कहता है कि असल में एमिलिया जो है वो ओवरहीट होने वाली है। अब ना अरियाना हार मानने वाली है ना एमिलिया, दोनों के दोनों जीतना चाहते हैं और बस लगे पड़े होते हैं। थके हारे दोनों के दोनों जो होते हैं वो दोबारा एक दूसरे पे हमला करने की कोशिश करते हैं, दोबारा एक दूसरे पे तरफ भागना शुरू करते हैं और एमिलिया जो होती है अपनी एक बटरफ्लाई को छोड़ देती है और अरियाना के हमले को डॉज कर देती है। और अमीलिया आरियाना के हाथ पे ही एक ब्लास्ट पेलती है, जिससे वैसे तो कुछ होता नहीं है, बस एक आर्मर टूटता है उसका। दोनों ही लड़कियों की जो पावर होती है वो बिल्कुल इक्वल इक्वल हो चुकी होती है। इवन जब वो किक करते हैं तो दोनों की सेम पावर रहती है। दोनों को दोनों बस आपस में भिड़े जा रही होती है। बट इन रियलिटी अगर मैं बताऊं तो एंड में बॉयज की फाइट ज्यादा बैडस होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अरियाना के जो डैड होते हैं वो तो परेशान होते होते हैं, इवन ऑडियंस भी काफी ज्यादा परेशान होती है और साथ ही साथ अमीलिया के डैड भी। हालांकि वो अमीलिया की कभी भी मेहनत से सेटिस्फाइड नहीं रहते। दोनों ही लड़कियां बस एक दूसरे को झापड़ देने पर लगी होती हैं। दोनों की दोनों बस हाँप ही रही होती हैं, साथ ही साथ थोड़ी देर लड़ती हैं, थोड़ी देर हाँपती है। भाई ये क्या चल रहा है भाई, ना ही दोनों में से कोई हार मानने निकलता है। और फाइनली 3 घंटे बाद दोनों के दोनों लास्ट मुक्का पेलते हैं और दोनों में से एक का फ्लावर टूट जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि असल में अरियाना जो है वो एमिलिया की गोदी में है। हमारी एमिलिया रो रही होती है और वहीं दूसरी तरफ हमारी अरियाना जो होती है वो हमारे अमिलिया की फेस का मजाक उड़ा रही होती है। वो कहती है प्लास्टिक सर्जरी कराई थी क्या, काफी ज्यादा बेकार लग रही है। और वो उसे ये भी कहते हैं कि चलो अब रोना बंद भी करो, अब तुम जीत चुकी हो वैसे भी और अब तो खुश होने का वक्त है, पार्टी की बात है अब तो। और अमिलिया कहती है असल में वो जीत को अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है, जैसे कि रे और उसके बाकी दोस्त। वो ये भी बोलते हैं कि असल में वो हर दिन अरियाना से बेटर ही बनना चाहती थी, इसलिए वो रोज प्रैक्टिस करती ही रहती थी। अरियाना अमिलिया से बोलती है कि असल में वो भी उसके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए वो रोज स्ट्रॉन्ग बनती रहती थी। लेकिन लास्ट मैच में से लगा कि सब कुछ टूट गया। तब क्या होना था, दोनों के दोनों एक दूसरे को हग लगा लेते हैं, जैसे ही दोनों चाइल्डहुड में करा करते थे। और तब हमारी जो अरियाना होती है अपनी डिफीट मानती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है अमिलिया को। विनर अनाउंस हो जाता है। काफी ज्यादा हमारी जो ऑडियंस होती है वो भी सेटिस्फाइड होती है मैच से। वहीं मैच के बाद हमें दिखाया जाता है लोबी में, जहाँ पे दोनों के डैड जो होते हैं मिलते हैं। हमारे अरियाना के डैड कहते हैं दोनों के दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन हमारा ये जो बंदा है यानी एमेलिया के जो डैड होते हैं वो कहते हैं नहीं, अभी भी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी भी उसमें कमियां हैं। मतलब ये बंदा अपनी बेटी की तारीफ नहीं कर सकता कभी। अब भाई जश्न वशन हो गया खत्म और हमें दिखाया जाता है एमिलिया को हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो रे से मिलती है। असल में हमारा जो रे होता है वो एमिलिया से मिलने आया होता है एंड वो देखता है कि असल में कुछ ज्यादा ही पट्टियों से घिरी हुई है। एमिलिया रे को थैंक्स कहती है और कहती है कि उसने जो भी ट्रेनिंग की थी वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई। वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं उसे बल्कि काफी कुछ याद आता है। लेकिन वो रात को याद करके वो फिर से ब्लश मारना शुरू कर देती है और बात छेड़ देती है दूसरी, और वो उससे उसकी पावर्स के बारे में पूछती है। रे कहता है उसको उसकी पावर्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसे ये पता है कि असल में उसके पास टैलेंट तो है। इवन इतना ही नहीं बल्कि हमारा देव उसे ये भी बोलता है कि टैलेंट जो है वो तुम्हें बढ़िया ही मिल सकता है तुम्हारे एंसेस्टर से या फिर किसी और से, लेकिन आज जो जीत तुमने जीती है वो असल में सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही पाई जा सकती है। और उसके हार्ड वर्क और उसके टैलेंट ने आखिर आज दिखा दिया कि वो जीत भी सकती है अरियाना के खिलाफ। अब इसी में हमें दिखाया जाता है हमारी जो अमीलिया है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुकी है एंड अब जा रही है लास्ट मैच को देखने के लिए, फाइनल मैच को, वो भी अपने दोस्तों के साथ। एंड हमें पता चलता है कि असल में ये मैच होने वाला है हमारे लूका और रेबेका के बीच में, जहाँ पे जो लूका है वो असल में एक फ्लैश के भतीजे से कम नहीं है, क्योंकि लूका जो है असल में गिनती के कुछ सेकंड में दूसरों को मार सकता है। हमें दिखाया जाता है कि बैटल शुरू होने वाली होती है, रेबेका तैयार होती है अपनी स्वॉर्ड लेके, साथ में उसकी चमकती हुई आंखों को लेके। वहीं जो लूका फोर्स होता है वो भी तैयार होता है अपनी स्वॉर्ड को एक फॉर्म में लाके। दोनों के बीच में अटैक शुरू होता है और हमारा जो लूका होता है वो अपनी स्पेशल फॉर्म का यूज करता है और स्पेशल अटैक के साथ वो हमारी रेबेका का रिबन या फिर कहीं उस फ्लावर को फाड़ देता है। बैटल जो होती है वो गिनती के कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाती है एंड सब लोग काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं लूका को देख के। लूका जो अरीना से जा रहा होता है वो प्रे को पहचान जाता है और कहता है हे आइस ब्लेड सोर्सरर। एंड इवन हमारा जो रे होता है वो भी जानता है कि असल में ये न्यू प्रीलेस ब्लेड सोर्सरर है। अब ये होगी भाई दूसरी कोई कैटेगरी, लेकिन असल में इस आइस ब्लेड सोर्सरर से नीचे ही आती है। रे उससे बोलता है तुम स्टूडेंट के बीच में क्यों लड़ने आए थे। लूका बोलता है कि असल में वो बस सबको वार्न करना चाहता है कि पीयरलेस जो ब्लेड सोर्सरर्स होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इवन वो हमारे रे को भी चैलेंज करता है एक ड्यूल के लिए आने वाले कुछ सालों में। अब इसी शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है हमारी कारल को, जो कि हमारी लीडिया के साथ जा रही होती है लेकिन बीच में हरकतें करने लगती है। अभी कहती है फालतू की हरकतें बंद करो और एक दरवाजा खोलती है जहाँ पे वो कुछ पकड़े हुए कुछ क्रीपर्स होते हैं। तभी जो हमारी कारल होती है वो अपनी मैजिक का यूज करती है, उन सबको मैनिपुलेट कर देती है। पहले तो उनके साथ मजे लेना शुरू कर देती है और उनसे पोंकी पोंकी और डांस करा रही होती है,
जैसे कार्ल सीरियस मोड में आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है, और तभी के तभी सबके सर फटने शुरू हो जाते हैं और कार्ल को भी एक झटका लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एबी को, जो कि असल में एंडिंग सेरेमनी में स्पीच दे रही होती है। वो सभी लोगों को थैंक्स कह रही होती है, उन लोगों को भी जो यहाँ पे लड़े हैं, यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया अदा भी करती है। लेकिन रेबेका की जो नजर होती है उसके डैड पे होती है, जो कि एक बंदे के साथ जा रहा होता है। वहीं अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में स्कूल फेस्टिवल होने वाला है, इसलिए हमारा जो रे है वो एक आइडिया सजेस्ट करता है मीड कैफे का, क्योंकि ये लोग कुछ हटके करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि असल में ये जो आइडिया था ये असल में और किसी का नहीं बल्कि एमिलिया का था। असल में एमिलिया का एक तरह का सपना था जो कि वो पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने इस आइडिया को रे को बताया। एंड रे भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया कि भैया नोबल्स को हमें मीड की फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। एंड और जब भी रे जो होता है वो एक मेड के बारे में सोचता है, उसे मेड कार्ल के बारे में याद आती है, जो कि असल में लेडिया के साथ रहती है। रे को असल में मेड कार्ल काफी ज्यादा पसंद है, उसे वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, इसलिए वो क्लास में इस बात को बताता भी है और साथ ही साथ एक मोटिवेशन स्पीच भी देता है कि काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी होगा, हमें करना ही चाहिए। अब जब कि नए ट्रेंड की बात चली रही है, तो आखिर इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं आएंगे। वहीं पे आ जाती कार्ल, जो कि मेड वाला एक आउटफिट पहन लेती है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगता है उस पे। एंड पूरी की पूरी क्लास उस पे पिघल जाती है। फिर क्या था, पूरी की पूरी क्लास मान जाती है और ये सिलेक्ट हो जाता है। रे और एमिलिया थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सारा आ जाती है, जो कि रे को रेबेका की शादी के बारे में बताती है। रे बताते हैं कि असल में रेबेका की शादी होने वाली उस लड़के के साथ जो फाइनल मैच में देखा गया था, रेबेका के डैड के साथ। और रेबेका की डैड जो असल में उन्होंने एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया था, वो भी खून से। उस एग्रीमेंट में असल में ये था कि रेबेका जो है बस एक सेफ हाथों में जाए। वेल कहना तो ऐसी था, लेकिन अब कौन जाने भाई कि रेबेका सही रहेगी कि नहीं। वही दूसरी तरफ में दिखाया जाता है एक पिंक कलर के मॉन्स्टर को, जो कि एक बंदे में से पता नहीं कौन सी एनर्जी खींच रहा होता है। और वही दूसरी तरफ में एक मास्क वाला बंदा भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी होता है और कहता है मैं ही असल में असली क्लेवन हूँ। और इसी के साथ वो जो सेज जिसे अभी अभी उन्होंने उसे मारा था, वो उसका दिमाग खा जाता है। वैसे असल में क्लेवन असल में और कोई नहीं बल्कि ये वो बंदा है जिसकी असल में रेबेका के साथ शादी होने वाली है, अभी एंगेजमेंट हुई है। ये क्रीपी मास्क वाला बंदा असल में हमारी रेबेका को चाहता है, प्यार वाला नहीं, असल में एक टूल वाला। क्योंकि अगर इसे सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है फिर टॉप पे जाना है, तो उसके लिए से इसकी वेसल यानी रेबेका की जरूरत पड़ेगी। वही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी जो रेबेका होती है वो रे से मिलती है। हमारा रे रेबेका को कांग्रेचुलेशन भी कहता है कि उसके एंगेजमेंट को लेके। हालांकि रेबेका दिखा तो रही होती है कि वो खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होती इस चीज से। मैं तुम्हें बता दूं ये प्यार का चक्कर नहीं है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारी जो एलिसा होती है वो एमिलिया के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाई होती है, एमिलिया के लिए एक मेड कॉस्ट्यूम। लेकिन हमारी एमिलिया जो होती है वो कहती है कि एलिसा पहले तुम इसे पहन के ट्राई करो। एलिसा मना करती है क्योंकि वो कहती है इसमें कुछ ज्यादा ही बॉडी पार्ट दिख रहे हैं। डब्ल्यू एलिसा। पर असल में हमारी जो एलिसा है वो कहीं ना कहीं शाय मार रही होती है, और एलिसा को भी कहता है कि तुम्हें भी मेड का जैसा कॉस्ट्यूम पहनना ही पड़ेगा। और एलिसा को काफी ज्यादा बहकाता है कि भाई तुम्हें पहनना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा अच्छी लगोगी। वही हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जो है सारी की सारी तैयारी हो चुकी है और सारे के सारे लड़के बस इंतजार कर रहे हैं लड़कियों के आने का। ऑलमोस्ट बस कैफे बन ही चुका है, बस लड़कियों का इंतजार हो रहा है कि आएंगी और हम देखेंगे उन लोगों को। रेबेका एल्बर्ट और सभी लोगों को बताता है कि असल में सारी लड़कियां मान चुकी है, इवन जो एलिसा है वो भी मान चुकी है कि वो मेड ड्रेस में आएंगी। ईवी कहता है सभी के सभी लड़के तैयार हो रहे हैं कि भाई लड़कियां आए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा जो रे होता है वो जाता है स्टूडेंट काउंसिल में और वहाँ पे एक फॉर्म फिल करता है, जिसमें असल में ये बताया होता है कि असल में वो मीड कैफे बनाने वाले हैं इस साल फेस्टिवल में। लेकिन वो इस चीज से भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई यहाँ पे तो बाकी बंदे है ही नहीं। रेबेका बताती है कि असल में ये लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस क्लब से उसकी अभी शादी होने वाली है उससे असल में किसी और की होने वाली थी इस क्लब में, मतलब स्टूडेंट काउंसिल में। लेकिन अब क्या करे, नाराज है शायद। तभी हमारे बाहर निकल जाता है और बाहर चले जाता है। लेकिन तभी सारा उसके पीछे आती है, उसे कहती है कि प्लीज हमारी रेबेका पे थोड़ी नजर रखे वो, और कहती है कि शायद रेबेका जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी इस एंगेजमेंट से, एंड वो इस चीज के बारे में किसी को बताने भी नहीं वाली है ताकि कोई दिक्कत न खड़ी हो जाए बड़ी, या फिर कोई ड्रामा व्रामा ना हो जाए। रे उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका जरूर ध्यान रखेगा। वहीं अगली सीन में हमें दिखाया जाता है रे जो होता है वो मिलने जाता है अपनी लेडिया से। रे रेबेका के केस के बारे में बताता है और कार्ने जो होती है वो हमारे रे को बताती है कि असल में ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेडिया बताती है कि असल में जितनी भी बड़ी फैमिलीज वाले लोग होते हैं वो असल में आपस में ही शादी करा देते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनकी रैंक बनी रहे, या फिर वो स्ट्रांग हो जाए, या फिर उनका रिलेशन स्ट्रांग हो जाए। तो वैसे तो नॉर्मल बात है, लेकिन रेबेका का केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तो उसकी एज भी नहीं हुई है, और यही एक सिर्फ बात है जो उसे काफी ज्यादा खटक रही है लिडिया को। तब जो लिडिया होती है वो हमारे रे से पूछती है कि आखिर वो क्या करे स्कूल फेस्टिवल के लिए। रे बताता है कि असल में उन्होंने मीड कैफे के बारे में सोचा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, असल में रे ये भी बताता है कि असल में ये आइडिया उन्हें मीड कार्ल से आया है क्योंकि वो कितनी ज्यादा गॉर्जियस लगती है अपनी मीड यूनिफॉर्म में। वो जो लिडिया होती है उसकी काफी ज्यादा जल रही होती है, न्यू कहती है कि अच्छा ये बता मैं अगर मीड यूनिफॉर्म में हूँ तो मैं कैसे लगूंगी। हमारा रे कहता है जैसे भैंसा लगता है सफेद कपड़े में, ठीक वैसा। इस चीज को सुनने के बाद हमारी जो लिडिया होती है काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सीधे अपनी ब्लेड निकाल देती है और कहती है अच्छा फालतू बोलेगा। रे लिडिया से माफी मांगता है, उसके बाद अपने रियल ओपिनियंस बताता है कि वो कैसी लगने वाली है, फिर कैसी लगेगी। तभी रे बताता है कि असल में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है मीड कैफे वाले इस आइडिया के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है रेबेका को जो कि खून इन खून हो रखी होती है, उसे याद आ रहे होते हैं वो सपने जिसमें जो रे होता है वो बैटल फील्ड पे होता है। रेबेका नहाती है, उसे याद आता है कि आखिर उसे बार बार क्यों रे के सपने आ रहे हैं। उसकी आई भी ब्लीड कर रही होती है। तभी वहाँ पे मारी आ जाती है जो कि कहती है कि आखिर तुम इतनी रात को क्यों शावर ले रही हो। रेबेका बोलती है बस मेरा मन कर रहा था। लेकिन तभी हमारे जो मारिया होती है उससे पूछते फिर आके टॉवल पे
ये खून जैसा क्या है? हमारी रेबेका कहती है असल में कुछ नहीं, बस नोज ब्लीडिंग हो रही थी मेरे को, एंड इतना कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन मारिया जो थी उससे पूछती क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? और रेबेका कहती है हाँ मैं हूँ, एंड इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। हालांकि वो दिख नहीं रहा होता, वो बात अलग है। तभी हमें दिखाया जाता है रेबेका जो कि आराम से जाके रोने लगती है एंड बस याद कर रही होती है वो पुराने दिल जहाँ पे वो अपनी मारिया के साथ रहती थी। उसके बुली होने के बाद उसे सहलाती थी एंड उसको मोटिवेट करती थी और कहती थी कि वो उसके साथ हमेशा के लिए है। वहीं दूसरी तरफ जो मारिया होती है वो पहचान रही होती है कि भैया जब से इसकी शादी हुई है ना उस लेवन नाम के लड़के से, ये बिल्कुल सस्पिशियस बिहेव कर रही है और कहती है बस ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, यहाँ से निकलो। इसलिए जो मारिया होती है वो भागते हुए जाती है रे को ढूंढने के लिए। वहीं तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जब टाइम आ चुका होता है सारी की सारी लड़कियां आ जाती है अपनी मेड की कॉस्ट्यूम में, जहाँ पे कुछ लड़कियां हिंग गोली की डब्बी लग रही होती है और वहीं कुछ लड़कियां उल्लू का गुलदस्ता लग रही होती है। तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, हमारी एमिलिया जो कि स्पेशल 360 भी देती है हमारे सिर्फ और सिर्फ रे को। वहीं तभी वो जो एमिलिया होती है वो एलिसा को बाहर निकालती है और रे उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है, जिसकी वजह से हमारी एमिलिया को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और लड़की कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाती है। हमारा एमिलिया और एलिसा का तो हो गया, लेकिन हमें दिखाया जाता है क्लैरिस को। क्लैरिस की क्लास असल में हॉन्टेड हाउस का थीम का यूज करने वाली है एंड इसमें हमारी जो क्लैरिस है वो एक भूत बनी है। वहीं तभी शाम का सीन हो चुका होता है। हमारा जो रेबेका होती है वो हमारे रे के साथ अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे क्लेवन आ जाता है जो कि कहता है अब वो रेबेका को यहाँ से आगे ले जाएगा। इवन जो रेबेका होती है वो भी कुछ नहीं कहती है एंड क्लेवन के साथ वहाँ से चली जाती है और लक्स कहता है चलो बेटे अब मीटिंग की बारी है। मीटिंग के टाइम में हमारे रे को ये पता चलता है क्लैरल से कि असल में ये जो बंदा है क्लेवन, इसके घर में एक भी इंसान नहीं रहता है, भगवान जाने के लोगों के साथ रहता है ये। और एवी के हिसाब से असल में जो हमारा क्लेवन है कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है सोर्सरर्स की इस क्लैन से, मतलब कि इस बाकी सोर्सरर्स से। एंड कहने के लिए तो यूजेनिक्स का ये एक मेंबर भी है और उसके कुछ काले सीक्रेट है रेबेका के साथ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।